हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप लोग अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। और अपने बारे में बता दूं, मैं एकदम से फिट फाट हूं। स्टूडेंट्स, धोखा शब्द से तो आप लोग वाकिफ होंगे। हो सकता है आप में से किसी ने धोखा खाया भी हो और यह भी हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो। स्टूडेंट्स, मानव तो बड़ी धोखा से परिचित हैं, धोखा खाते हैं, धोखा देते हैं। क्या आपको पता है कि ये धोखा देने, धोखा खाने का काम एटम भी करते हैं? जी हाँ, आज हम लोग एटम के द्वारा जो धोखा दिया जाता है, रिश्ते में जो एटम धोखा देते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एटम अपने किसी रिश्तेदार एटम को जब धोखा देता है, तब एक नए टॉपिक की जन्म होती है और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वीडियो में समझेंगे हम लोग कि कौन एटम सबसे बड़ा धोखेबाज है और यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र के, माने पीरियोडिक टेबल के किस क्षेत्र का एटम ज्यादा धोखेबाज होता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि धोखेबाजी को कौन कौन से कारक सपोर्ट करते हैं और कौन उसका विरोध करते हैं। आप सोच रहे हैं भाई ये केमिस्ट्री के क्लास है कि ये किस चीज का क्लास हो गया? दोस्त एकदम रिलैक्स रहिए, हम आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाले। होता ये है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और आप चीटिंग करते हैं, तो बोलते हैं ये धोखा हो गया, चीटिंग हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही होता है एटम के केस में। एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए है, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक माने परस्पर सहयोग से बना हुआ है, एक दूसरे के लिए सहयोग करने और सहयोग पाने के लिए बना है। उसमें कोई धोखा देता है ना भाई, तो समझ ही गए आप। बहुत ही मैंने क्या बोलता, अंदर से जलता होगा, मुझे नहीं पता एक्चुअली, सच पूछिए तो आते हैं जरा समझते हैं। मान लीजिए कि X नाम का एक एटम है और इसने Y के साथ बॉन्ड बनाया। जरा समझिएगा, इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट्स। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि X को लगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें मिल जाता तो मैं जीवन अपना बढ़िया से जी लेता, और यही बात Y को लगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता ना तो मजे से लाइफ निकल जाता। तो X Y से कहता है कि भाई देखो, ऐसा करते हैं कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूंगा, तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना, और एक दोनों आदमी दोनों के इलेक्ट्रॉनों पे अपना अपना हक समझेंगे और मजे से अपना लाइफ गुजारेंगे, ऐश मौज से जिएंगे। होता ये है कि बॉन्ड तो बन गया इसी शर्त पर कि भाई X का इलेक्ट्रॉन X के पास रहेगा, Y का इलेक्ट्रॉन Y के पास रहेगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बनता है, जैसे ही बॉन्ड बनता है, ठीक उसी पल X के मन में पाप आता है। वो चीटिंग की भाव सोचने लगता है। वो सोचता है कि अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखें और Y इलेक्ट्रॉन वह धीरे 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 खींच लें। भाई साहब, Y भी सोचता है कि बेटा अच्छा तुम इलेक्ट्रॉन खींचने के चक्कर में हो। तो जिस वक्त ऐसा सोच रहा होता है X, ठीक उसी पल यही सेम बात सोच रहा होता है Y कि अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखें और X वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने में मिला लें। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की खींचातानी कभी की इधर कभी उधर खींचातानी होने लगती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की जो खींचातानी है, इसी खींचातानी को रसायन विज्ञान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। याद रखिएगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन पहले थोड़ा यहां समझते हैं। मान लीजिए एक पल के लिए कि इस इलेक्ट्रॉनों के खींचातानी में ये X जो है Y 20 पड़ गया। तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया, तो इस पे हो गया डेल्टा माइनस। देखिए ये नेगेटिव जो है ना, ये बता रहा है कि आदमी नेगेटिव थॉट वाला है, ये चीटिंगबाज है, धोखेबाजी की है इसने। और ये बेचारा बता रहा है कि सीधा साधा इंसान था, पॉजिटिव थॉट वाला था, इसका इलेक्ट्रॉन खिंचा गया। लेकिन वो हकीकत है नहीं, ये खुद भी यही चाह रहा था। तो अब देखिए, तो ये जो है ना, इसको कहेंगे कि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है। माने ये भी चीटिंगबाज, ये भी चीटिंगबाज, ये थोड़ा ज्यादा धोखे वाला है। इसको बोलते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो है ना थोड़ा कम है, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरह से अब देखो ना भाई, रिश्ते में आप चाहते हो मतलब कि थोड़ा चीटिंग, तो रिश्ते में दरार तो पड़ेगी। इस तरह से जो दरार वाला रिश्ता है ये कोवैलेंट, इसको बोलते हैं पोलर। देख रहे हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ये मतलब ये समझ लीजिए कि दरार पड़ चुका है। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। ये जरा देखिए, हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। ये कह के देखो
हाइड्रोजन ने कहा कि देख भाई, ये मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा और तेरे इलेक्ट्रॉन को मैं छेड़ूंगा नहीं, तो तुम अपने पास रखना। ठीक है, बॉन्ड तो बन जाता है। जैसे बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन चाहता है अच्छा थोड़ा खींच ले, थोड़ा खींच ले, लेकिन इसी चक्कर में रहता है क्लोरीन कि हम खींच ले। इस खिंचातानी में जानते हैं क्लोरीन पड़ जाता है 20, और जैसे क्लोरीन 20 पड़ता है, बस ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, ये डेल्टा माइनस हो जाता है और ये हो जाता है डेल्टा प्लस, माने पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और ये पार्शियली आंशिक रूप से थोड़ा सा इसके पास नेगेटिव चार्ज, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि कंप्लीट तो हड़प रहा है नहीं, थोड़ा सा उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी में मिला रहा है। इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कंप्लीट वो छीन लिया लेके चला गया, ऐसा भी नहीं है, अभी भी बॉन्ड है। तो इस तरह से ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो है ना, यही सी का नाम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक बात आपको और बताएं, इसका ये मतलब नहीं कि अब इसने क्लोरीन ने अगर खींच लिया तो बस क्लोरीन किसी के पास जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हर बाप के एक बाप होते हैं। अब देखिए ना, अगर यहीं पर अगर हम लोग बात कर दें कि ये क्लोरीन है, अब फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन क्या करता है, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। मतलब ये हुआ कि ये जो होता है ना रिलेटिव टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये नहीं कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस रिश्ते में है, माने किसके साथ बॉन्ड बनाया है। तो जो कमजोर पड़ेगा वो उसका इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहां पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब आप तुलना करते हैं, ये रिलेटिव टर्म यूज कर रहे हैं, किसी एटम का नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि ये क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और ये अपनी ओर खींच रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब कहलाएगी जब बॉन्ड में होगा, माने ये इलेक्ट्रॉन बंधन में होना चाहिए। मतलब आप चीटिंग करें लेकिन संबंध में चीटिंग करें, तब उसका नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो उसका नाम कुछ और है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है अगर मैं कहूं तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, नेचर होता है, उसी नेचर का तो नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बॉन्ड बना, उस बॉन्ड में मान लीजिए दो एटम है तो इलेक्ट्रॉन तो साझेदारी किए हुए ना, तो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को हड़प लेने का, अपने में मिला लेने का, अपनी ओर खींच लेने का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का, उस नेचर का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हम कहते हैं कि एटम का टेंडेंसी होता है, लेकिन ये टेंडेंसी कब दिखाता है, वो जब वो बॉन्ड में होता है तब उसका नाम होता है। तो आप कहते हैं इस तरह से कि द टेंडेंसी ऑफ एटम, टेंडेंसी ऑफ ये एटम है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स, अपनी ओर खींचेगा ना, टुवार्ड्स इट सेल्फ, अपनी ओर खींचने की। टेंडेंसी ऑफ एटम अट्रैक्ट्स टुवार्ड्स द इलेक्ट्रॉन, लेकिन ध्यान रखिए शेयर्ड पेयर, वो बॉन्ड में भाग लिया हुआ होना चाहिए। तो बॉन्ड में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई एटम अगर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो उस नेचर का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो जरा देखिए, आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इस वक्त मैं वीडियो बना रहा होता हूँ स्टूडेंट, तो उधर मंदिर में प्रार्थना होती है, मुझे धीरे धीरे एकदम स्लो आवाज़ आता है मुझे पूजा का, शायद आपको भी मिलता हुआ, और मजा लीजिए थोड़ा सा। इधर देखिए, तो जो पहला फैक्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार आप देखिएगा, ये मेरा दावा है कि बिना मेरे बताए आप हम आंसर बोलिएगा, आप समझ जाइएगा। इधर देखिए, एक एटम है और एक दूसरा एटम है, और इन दोनों एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी साझेदारी हुई है। इसके पास जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, मान जो उसके न्यूक्लियस में चार्ज है, मान लीजिए कि ये कितने एटम हो गए भाई, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 गो है, और इसके पास न्यूक्लियस में
ज़्यादा चार्ज है, इसका मतलब कि इसका जो एटॉमिक है एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है। अब सोचो जरा, इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे टकटकी लगाए कि हम खींच लेंगे, और इसके पास बहुत सारा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, 15 है, 20 है, 25 है, ये टकटकी लगाए कि हम खींच लेंगे। अब बताओ भाई, ये है नेगेटिवली चार्ज, ये इतना सारा पॉजिटिव और ये इतना सारा एकदम छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इधर इधर होते होते फाइनली कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, मुझे माफ करिएगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचा के चला जाएगा उधर। तो इसका मतलब क्या निकालते हैं कि जितना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा, उतनी जल्दी उतना स्ट्रांगली शिफ्ट करेगा। होगा कि नहीं? सिंपल से देखिए, मान लीजिए और 2 चार्ज ऐड कर दें तो और तेजी से खींच लेगा। तो हम तो ये सीख रहे हैं, इसका तो मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर इसको एकदम से संक्षेप में हम लिखें तो ये न्यूक्लियर चार्ज हमने NC लिखा, जरा समझिएगा। तो ये न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब उसमें बंधन में, बॉन्ड में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने में हड़प लेने की, खींच लेने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ये पहला पॉइंट था। दोस्त आइए जरा दूसरे पॉइंट पे बात कर दें, साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। साइज ऑफ एटम, आप जानते हैं कि एटम अलग अलग साइज के होते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि एक इतना बड़ा एटम है और एक इतना बड़ा एटम है, बीच में वो इलेक्ट्रॉन बेचारा फंसा हुआ है। इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब बताओ दोस्त, हुआ ये कि इसका है साइज छोटा, तो साइज छोटा होने के कारण ये थोड़ा इसको नज़दीकी महसूस करेगा, लेकिन ये इससे दूरी महसूस करेगा। माने यूँ समझ लो कि भाई एक खिलाड़ी यहाँ, दूसरा खिलाड़ी यहाँ, और एक बीच में तीसरी खिलाड़ी। अब जो जिसके करीब रहेगा उधर तो थोड़ा खिंचाएगा ना, स्वाभाविक तौर पे नजदीक रहने पे तो खिंचाएगा ही खिंचाएगा। तो ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो चूंकि इसका साइज छोटा होने के कारण ये इसको थोड़ा नजदीक फील करता है, अपने करीब फील करता है। तो जब करीब फील करेगा तो उधर जाएगा ही ना, और इस तरह से इधर ही खिंचा गया। तो अब बताइए क्या आप रिजल्ट पाते हैं कि एटम का साइज जितना छोटा होगा वो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कूट कूट के भरी होगी। तो एटम का साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैंने साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो अगर मैं यहां पर कह दूं आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखिए ना, तो साइज ऑफ एटम उल्टा है ना, जितना ही साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, याद रखिएगा। तो जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, सिंपल सा बात है। आइए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, और तीसरा पॉइंट हम लिखना चाहते हैं चार्ज ऑन एटम। लेकिन स्टूडेंट्स हम चाहते हैं इसको पहले नोट कर लीजिए ताकि आजादी से पूरे बोर्ड पे आपको अपनी बात समझा सके। नोट करिए, आइए स्टूडेंट्स तीसरा फैक्टर देखते हैं, चार्ज ऑन कैटायन। इसको भी मेरे बिना बताए आप अपने से कंक्लूजन निकाल लीजिएगा। देखिए ना जरा, मेरी कोशिश तो यही है। एक मान लीजिए कि आपके पास कोई एटम है, जैसे हमने मान लिया कि कॉपर है, 1 प्लस है, और कॉपर पे 2 प्लस है, और बीच में एक फंसा हुआ आपका इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? क्योंकि इसके पास 2 प्लस है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, आई तो अकेले खींचेगा, तो जैसे इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए कि Mn है, Mn पे 4 प्लस है, और Mn पर मान लीजिए कि 3 प्लस है या 5 प्लस है। अब बताइए इस पर 4 गो प्लस है, वहाँ पे 5 प्लस है, या चाहे मान लीजिए यहाँ पे 3 प्लस है। तो अब ये बताइए कि किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर, अगर बीच में कोई एक इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है बेचारा, तो इधर चला जाएगा ना। आपके पास ये है Fe है 2 प्लस, और Fe है ये 3 प्लस। अब बताइए इलेक्ट्रॉन अगर बीच में एक फंसा हुआ है तो किधर जाएगा? जैसे 3 प्लस की तरफ। इसका मतलब कि चार्ज ऑन कैटायन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे स्वाभाविक तौर पे यार ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है तो ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। तो हमने यहाँ से ये सीखा
कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आते हैं चौथा पॉइंट पर भी बात कर देते हैं, चार्ज ऑन एनायन। अब जरा देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन है 1 माइनस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, अब बीच में इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है। दोस्त तुम ही बताओ किधर जाएगा? अरे यार ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा? तो जाहिर सा है कि कौन खींचेगा, ये ज़्यादा खींचेगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो तो नेगेटिव है ना, ये तो खुद नेगेटिव है। तो इधर एक ही गुण इसको रिपेल करेगा, यहाँ विकर्षित करेगा, और यहाँ तो ये भी चाहेगा कि न आए, ये भी चाहेगा कि न आए, तो ये भाग के कहाँ जाएगा? तब मजबूरन इसको इधर जाना होगा। तो इसका मतलब एनायन कोई है अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर एनायन पर, तो इसके जस्ट उल्टा हो गया यहाँ पर, कि आपने यहाँ पर सीखा कि इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी हो गया वो 1 बटा चार्ज ऑन एनायन हो गया। एनायन पर जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, माने कम चार्ज रहने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसे ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ से देखते हैं कि जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर 2, जो स्टूडेंट्स अभी 11 क्लास में नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी समस्या होगी स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को लेकर के, जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँगा और हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँगा। लेकिन आप जानिए कि आगे चल के आपको मिलेगा। लेकिन जो बच्चे 12 पास हैं, आगे वो किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या किसी भी कंपटीशन, उनको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के आगे बात करने वाले वो क्या होता है। तो देखिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास से जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, नेगेटिव ये ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई है, तो ये जितना ही ज़्यादा होगा नेगेटिव वाला उतना ही क्या होगा, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दें तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होगा, ये होगा। तो जितना ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा नेगेटिव में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी होगा। अब आइए एक और चीज़ बता रहे थे आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े हुए तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन एक अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए हम लोग केवल 3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करने वाले हैं, जो आप देखेंगे कार्बन अगर अक्षर दिखाता है, तो sp, sp2 और sp3। ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि इसमें एगो S और एगो P है, कि S का परसेंटेज क्या है, S कैरेक्टर क्या है, तो S का जो परसेंटेज है, S परसेंटेज वो है 50%। अरे एक ऊपर एक है, अगर यहाँ पर एगो S और 2 P, तो ये घट करके कितना हो गया, S का अगर परसेंटेज देखें तो 33.33% हो गया, और यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया ना, तो उसमें S का कितना परसेंटेज है, मात्र 25% है। तो रूल कहता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करना है, स्टूडेंट समझिएगा, तो जितना ही S का कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो जिसमें S वाला है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 के रिस्पेक्ट में, और उससे भी sp2 ज़्यादा है sp3 के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा यही रूल है कि S का कैरेक्टर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में S का जो कैरेक्टर है जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, याद रखना है। अब आते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। ये हो गया कुछ फैक्टर्स जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर बढ़ता और किधर घटता है। तो देखिए दोस्त, अब पीरियोडिक टेबल में पता है कि ये ग्रुप होता है, ग्रुप होता है ऊपर से नीचे, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज जो होता है एटम का
वो बड़ा होता चला जाता है। और जब पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो ये साइज क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होते जाता है। तो अभी आपने कहा कि साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इसका मतलब जब ग्रुप में आएंगे ऊपर से नीचे इधर की तरफ, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इधर जब आएंगे तो डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। अगर आप इधर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इधर इंक्रीज करेगा। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो साइज छोटा होता जाता है, और साइज छोटा होने के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बढ़ती है अप टू ग्रुप नंबर 17 तक, और इधर से जो है आपको बढ़ती चली जाएगी। मतलब नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी। आप अब इसको नोट करिए, लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं नोट में कि जो इनर्ट गैस होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, चीटिंग करने का भाव। बॉन्ड में है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अरे और बॉन्ड नहीं बनाता है। अगर भाई तो मान लो कि बॉन्ड बना भी लिया तो उसको क्या पड़ी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, उसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट क्या है, पूरा है। तो याद रखिएगा जो नोबेल गैस होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना ऑलमोस्ट 0 होती है। तो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबेल गैस इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि जो नोबेल गैस होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0 होती है। और उसी तरह से एक बात और याद रखिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है। जैसे फ्रेंसियम है, सीजियम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। और जब ग्रुप आते हैं 17 में, उसमें फ्लोरीन है। अभी आपको लिख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, थोड़ा सा रिलेटिव। तो इसे पहले आप नोट करिए, फिर उसको नोट लिखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि जो नोबेल गैस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 0 होती है। लेकिन अगर बात करें कि अल्कली मेटल की, ये भी काफी नोटवर्दी पॉइंट है, याद रखेंगे। जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल कहने का मतलब हो गया कि ग्रुप 1 जो है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है लोएस्ट, सबसे कम है। और बात करें अगर हैलोजन का, तो जो हैलोजन्स हैं आपके ग्रुप नंबर कितना बताइए, 17, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे खतरनाक रूप से किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ये होता है हाईएस्ट। अब है तो अब ये देखिए कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। तो याद रखिएगा पूरी पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये सबसे बड़ा डॉन है फ्लोरीन। अब बात थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फ्लोरीन के बाद दूसरा कौन है। तो दूसरा ही नहीं, दूसरा तीसरा चौथा की बात करते हैं हम लोग। देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, याद रखिएगा, फिर आता है क्लोरीन, और क्लोरीन नाइट्रोजन लगभग बराबर होते हैं, और उसके बाद आता है ब्रोमीन। तो याद रखिएगा कि जो फ्लोरीन है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 नापी जाती है। तो रेस्पेक्टिवली ये हो जाता है 3.5, इसका जो वैल्यू होता है 3.0, ये भी होता है 3.0 के लगभग, ये होता है 2.8 के आसपास। तो अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो फ्लोरीन की है। और इससे तो बहुत कम है, सभी थोड़े बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है जहाँ बार बार जिक्र करते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है। अच्छा एक बात बता दें हम आपको कि आप याद रखिएगा सिस, आजकल बड़ा आप बोलते हैं, कार्बन है, सॉरी बरखा आज लिखना होगा, कार्बन है, आयोडीन है और यह है सल्फर। इन तीनों का, कार्बन, सल्फर और आयोडीन, तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। उसी तरह से फास्फोरस और जो हाइड्रोजन होता है
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सेम होती है, और जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जब एटम टकराता है ना, जब बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होता है वो पोलराइजेशन की प्रक्रिया वहाँ पर नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। वो ये है कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, किसका जो है कितना कम और ज़्यादा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी खासी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भेंट होगी हमारी एक अगले वीडियो में। इस पे और भी चर्चा किया जा सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो कंपाउंड्स होते हैं, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका जो बॉन्ड एंथैल्पी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से। तो फिर हमारी अगले वीडियो में भेंट होगी और ढेर सारी बातें होंगी आपके बारे में, और थोड़ी सी बात मैं करूँगा अपने बारे में भी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ाई का ख्याल जरूर रखना है। चाहे दुनिया इधर से उधर चल जाए, सुने ना, दुनिया जाए भाड़ में, तो भाड़ में तो नहीं जा सकती दुनिया भाई, भाड़ होता बड़ा छोटा। लेकिन फिर भी कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पढ़ ले लिख ले आँख बा, ऐसा मैंने बचपन में पढ़ा था। एक किताब छपी थी कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई हो या आपकी आँख है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपकी आँखों की रोशनी कम हो जाए, क्योंकि यही रोशनी तो आपको दिखाता है सब कुछ अच्छा और बुरा क्या है। मैंने आपको बताया भी पहले भी। तो फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।